Good morning, all of you. Class 12. क्लास 12 का बायोलॉजी है। क्लास 12 बायोलॉजी। आपका बायोलॉजी में जो इकाई पहला है, इकाई जो आपका पहला है वो है जन्म। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। इकाई पहले में आपका मतलब 3 चैप्टर या ऐसे कुछ है। तो इकाई पहला आपका है जनन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। और पहला चैप्टर यानी कि अध्याय या चैप्टर जो भी आप बोलिए, तो पहला अध्याय जो है वो आपका क्या है? जीवों में जन्म। जीवों में जन्म, या फिर इसका हम लोग इंग्लिश क्या कह सकते हैं? जीवों में जन्म को रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, जीवों मतलब जीवों का मतलब आप समझ ही रहे होंगे 12th में है कि मतलब इसमें आपको कुछ जंतु और पौधे दोनों के बारे में बताया जाएगा। तो ये जो अध्याय में ही हम पहला देखते हैं जीवों में जनन। अब इसमें जनन है तो सबसे पहले जन्म के बारे में आप जानते हैं कि जनन किसे कहते हैं। जनन क्या होती है कि जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है या संतान की उत्पत्ति होती है, जन्म कहलाता है। अब देखिए, इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है आपका वो है जीवन अवधि। जीवन अवधि जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। अब जीवन अवधि क्या है? जीवन अवधि क्या होती है? जैसे आप सामान्यतः देखिए, जैसे हम मनुष्य को ले लेते हैं, तो मनुष्य में देखिए क्या होता है कि हम लोग मनुष्य की आयु को एकदम निश्चित नहीं कह सकते हैं। कोई भी जीव है, अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसका जन्म मान लीजिए 2000 में हुआ है और उसकी मृत्यु 2050 में हुई या फिर 25 में हुई, तो 2000 से 2050 के बीच में उसकी जितनी जीवन की अवधि हुई, मतलब वो जिसके जीवित रहने का जितना समय है, वही क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। तो हम लोग जीवन अवधि की परिभाषा को क्या कर सकते हैं कि जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को ही हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि। देखिए, हाँ, मतलब मनुष्य की मृत्यु जो होती है वह हम लोग अगर देखें तो यह एक प्राकृतिक घटना है कि जिस जीव का जन्म हुआ है, देखिए जन्म होना भी एक प्राकृतिक घटना, मृत्यु भी। क्योंकि जिस व्यक्ति या जिस जंतु का जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी क्या है? निश्चित है। तो जीवन अवधि क्या कहते हैं? जीवन अवधि किसे कहते हैं कि जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं।
अब जैसे हमने मनुष्य का बताया, आप ऐसे ही अन्य जंतुओं के बारे में देख सकते हैं। जैसे मनुष्य का हो गया, हमने कहा कि उसका जन्म 2000 में हुआ, उसकी मृत्यु 2025 में होती है। तो मान लीजिए अब उसके जो जन्म के जो बीच की जितनी भी जीवन अवधि थी, वही उसका क्या हो जाएगा, उस जीव का जीवन अवधि हो जाएगा। अब ऐसे आप कुछ जंतु में, जैसे आप अपने बुक में देखेंगे तो कुछ जंतुओं के जीवन अवधि को वहाँ पर बताया गया है। जैसे हाथी में, तो हाथी में हाथी की जीवन अवधि कितनी होती है, हाथी की जो होती है वो 60 से 90 वर्ष तक होती है। तो अब हाथी का क्या हो जाएगा, हम उसका भी ऐसे कह सकते हैं कि इसके जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जितना भी समय है वही इसका क्या कहलाएगा, जीवन अवधि कहलाता है। हाथी है, कौवा है, बिल्ली है, कुत्ता है, मतलब किसी भी जंतु, ठीक है, जैसे बरगद के पौधे को ले लीजिए, तो उसकी जीवन अवधि कितनी होती है, बरगद के पौधे की जीवन अवधि लगभग 200 वर्ष की होती है। फिर ऐसे ही आम के पौधे को ले लीजिए, आम का पेड़ है, उसकी जीवन अवधि 15 से 20 साल होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जीवन अवधि समझाने से मतलब ये है कि अगर ये जीवन अवधि, देखिए जीवन अवधि किस लिए होता है। अब मान लीजिए कि ये हाथी है, ठीक है, अब इसकी 90 वर्ष के बाद मृत्यु हो गई, तो क्या इस हाथी का पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं। आपको चैप्टर कौन सा पढ़ाया जा रहा है, जन्म। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही इस जीव का जीवन अवधि 60 से 90 वर्ष है, लेकिन क्या 90 वर्ष के बाद में कोई हाथी नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोई भी जीव होता है तो वो अपने मृत्यु के पहले क्या करता है, अपने ही समान संतति को जन्म देता है, जिससे उसका वंश क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। और जब वंश आगे बढ़ता रहेगा तभी तो, जैसे पहले हमारे जो पूर्वज थे, फिर उनके पूर्वज और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े, फिर आप आए, तो इस तरीके से क्या होता है, एक क्रम चल रहा है। अगर वो क्रम ना चले तो क्या होगा कि एक ही जीवन अवधि के बाद उस व्यक्ति की या उस जंतु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे ही हम अनेक जंतुओं में जैसे देखते हैं, हाथी में हो गया, कौवा की जीवन अवधि 15 वर्ष, फिर इसके बाद में ऐसे कछुआ का है 150 वर्ष। ऐसे हम कई जंतुओं में देखते हैं। फिर इसके बाद में अगला टॉपिक जो है आपका, वो क्या है, जनन। अगला क्या है, जनन। जनन हम पहले भी ऊपर बता दिए, लेकिन फिर से बोल रहे हैं, जनन, रिप्रोडक्शन। तो इसको तो सभी लोग जानते हैं कि जनन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान संतति को जन्म देता है, जिससे कि क्या है, उसकी मतलब उसका पीढ़ी या जो उसका वंश है वो आगे बढ़ता रहे, और वो अपने ही समान जीव के अस्तित्व को बनाए रखे। जनन होता तो है, लेकिन ये जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, अलैंगिक जनन। पहला जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन। पहला क्या है, अलैंगिक जनन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो जनन कितने प्रकार का होता है, जनन 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, अलैंगिक जनन, दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, अब हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। पहले तो पहला हम अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक, देखिए इसमें अलैंगिक से ही कुछ आप
परिभाषा को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अलैंगिक मतलब जिसमें लिंगों की आवश्यकता, मतलब जिसमें लिंगों का भेद नहीं होता, लिंगों का भेद नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? अलैंगिक जन्म। लिंगों का भेद का मतलब क्या है कि इसमें जन्म करने के लिए दो लिंगों की जरूरत नहीं होती है। इसमें एक ही जो लिंग होता, मतलब एक ही जीव अपने ही समान संतान को अलैंगिक जन्म के माध्यम से उत्पत्ति कर सकता है या उसको जन्म दे सकता है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या हमने कहा कि लिंगों का भेद नहीं होता है। दूसरा जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक जनन की आवश्यकता होती है। इसकी केवल एक जनन, मतलब कि जैसे मेल फीमेल नहीं चाहिए होता है, इसमें केवल एक ही जनक होते हैं और उन्हीं जनक से ही नया जीव उत्पन्न होता है। अब देखिए, अगर हम इसकी परिभाषा कहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब संतान की उत्पत्ति केवल एक जब संतान की उत्पत्ति केवल एक जनक के माध्यम से होती है तो वह जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं कि अलैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता, यानी इसमें दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जनक का मतलब होता है जो पेरेंट सेल होता है। पेरेंट सेल मतलब, पेरेंट का मतलब क्या होता है? पेरेंट का मतलब होता है माता पिता, यानी कि इसमें एक ही जनक से दोनों का काम हो जाता है। अब देखिए, अलैंगिक जनन की और क्या विशेषता है? अलैंगिक जनन जो होता है उसमें मतलब उसका जो बाह्य रूप, रंग और आकार जो होता है, जैसे बाह्य आकार, एक मिनट, बाह्य रूप, आकार और जो इनकी आनुवांशिक संरचना जो होती है, आनुवांशिक संरचना जो होती है वो क्या होती है? अपने जनक के समान होती है, अपने जनक के समान होती है। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि बाह्य रूप, आकार, आनुवांशिक संरचना अपने जनक के समान होती है। मतलब कि ये जो आकारीय और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान ही होते हैं। तो जब ये आनुवांशिक और बाह्य रूप से जो अपने जनक के समान होते हैं तो इस प्रकार जो उनकी संतति होती है वह संतति क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोन। जैसे हम आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक अमीबा को लेते हैं। ठीक, अमीबा जो होता है जब इसमें अलैंगिक जनन होता है तो जो इसकी संतान होती है वो अपने जनक कोशिका, यानी ये जो जनक कोशिका है, जनक पेरेंट सेल है, ये जो जब इसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी तो इसमें जो दो पुत्री कोशिकाएं, जो डॉटर सेल्स जो बनती हैं, तो वो क्या होती हैं? अपनी जनक कोशिका के समान होती हैं। देखिए, इसलिए समान होती है क्योंकि इसमें लिंगों का भेद नहीं होता है, दो जनक नहीं होते हैं, केवल एक ही जनक होते हैं। इनका बाह्य रूप, आकार, आनुवांशिक संरचना अपने जनक के समान, यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि जो डीएनए इस मदर में था, यानी ये जनक में जो था, वही डीएनए जो होता है वो डॉटर सेल्स में या पुत्री कोशिकाओं में भी होता है। इसलिए ये अपने जनक के हूबहू एकदम समान होते हैं और हूबहू समान होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब आप समझते होंगे, जैसे जो जुड़वा, जैसे आप मूवी वगैरह में देखते हैं, कहते नहीं, दो जुड़वा जब कोई रहता है, किसी का रोल रहता है तो क्लोन के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो डॉटर सेल्स होती हैं वो अपने मदर सेल्स के हूबहू एकदम समान होती हैं। किसी भी संरचना, मतलब बाह्य रूप में ना तो अंतर रहेगा, ना तो उनके आकार में अंतर रहेगा, ना ही उनकी आनुवांशिक संरचना
बदलती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब यह जन्म तो होगा, लेकिन इस जन्म के लिए एक आवश्यक शर्त है, या फिर आप कह लीजिए एक आवश्यक परिस्थिति है कि यह जन्म तभी होगा जब क्या होगा, इनके अनुकूल परिस्थितियां होंगी। अब अनुकूल परिस्थितियां का मतलब क्या है, जैसे अनुकूल परिस्थिति का मतलब होता है जो वातावरण हो, और जो मतलब वातावरण, जिस वातावरण में इनको जन्म करने की आवश्यकता है वह वातावरण हो, और ताप भी हो, दोनों जब होगा यानी कि उनके अनुकूल